हम लोगों ने 3 सीट का चयन किया। ये 3 सीट पर हम लोग दावा करेंगे कि हम लोगों ने दर्जन भर सीट का दावा नहीं किया। और हमको भगवान के रूप में हमारी जनता मानती है, तो हम कैसे उनका विरोध कर सकते हैं? हम नहीं उसका विरोध करते हैं, लेकिन हम धर्म को राजनीति में लाने का विरोध करते हैं। आचार्य के चारों पीठ के जो धर्म गुरु हैं हमारे, चारों शंकराचार्य ने इसका विरोध किया है। राजनीति और धर्म के घालमेल के हम लोग खिलाफ में हैं। कन्हैया जो कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे, वो तक जब तस्वीरों में दिखे कि वो दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में घूमते हुए नजर आए, जहाँ तक कन्हैया का सवाल है, तो वह एक घटना घटी दौरान भी कि मोदी वर्सेस हु, कौन है प्राइम मिनिस्टर फेस आपका? राहुल गांधी को मानते हैं या नीतीश कुमार को मानते हैं? तो आप लोग क्या जवाब हो? जब हमारे सदस्य जीत जाते हैं, उसके बाद उसका नेता चुनते हैं हम लोग। मैं लेफ्ट के अलग अलग साथियों से जब मौके बे मौके बात करता हूं, तो वो राष्ट्रीय जनता दल को कथित तौर पर कभी जातिवादी पार्टी भी कह देते हैं, कभी प्रतिक्रियावादी भी कहते हैं। सीपीआई से तो राजद के लोग बात भी नहीं करना चाहते थे। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए पटना बिहार से। इस बीच जिस तरीके की राजनीति या जिस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से, पहले यूपीए एक गठबंधन था और दूसरी तरफ एनडीए हुआ करता था। यूपीए का नाम जिस तरीके से बदला, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से उसका नाम पड़ा, और इंडिया गठबंधन में बिहार के लिहाज से देखेंगे तो कई एक दल लेफ्ट में शामिल तमाम दल, सीपीआई सीपीएम हो, सीपीआईएमएल हो, या जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल हो, इस बीच हम सीपीआई का जो ऑफिस है पटना का, वहाँ हैं। इसलिए भी हैं क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का एक स्वरूप बन रहा था और उसमें सीटों की शेयरिंग या कौन कहाँ लड़ेगा, इस तरीके की बातों के बीच में सीपीआई ने अपनी ओर से तीन एक सीटों पर, जिसमें बेगूसराय है जहाँ पिछली बार सीपीआई लड़ी थी, हालांकि वो नेता अब कांग्रेस के साथ चले गए हैं, और एक मधुबनी और एक बांका। तो हमारे साथ सीपीआई के सदस्य भी हैं और उनका नाम है विजय मिश्र जी, विजय नारायण मिश्र जी। हालांकि हम राज्य सचिव से बात करना चाहते थे, इस बीच डी राजा साहब भी आए थे, और अतुल अंजान जी जो कि सीपीआई के बड़े नेता हैं, उनकी तबीयत जिस तरीके से ख़राब है तो वो लखनऊ गए हैं इस बीच। सर, आप लोगों ने 3 सीटों पर दावेदारी कर दी है और उसको लेकर के बड़ी बहस छिड़ गई है कि अभी जब तक सारा स्वरूप क्लियर नहीं हो रहा था, या सीट शेयरिंग को लेकर आप लोग भी बोल रहे थे कि सारी चीज़ें सुलझा ली जाएंगी, कोई हम लोगों के बीच मतभेद नहीं है, वैसे में आप लोगों ने 3 सीटों पर दावेदारी पहले प्रस्तुत कर दी। हम लोगों का दावा 1 दर्जन से अधिक सीटों पर था, जहां हम पिछले दिनों चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। लेकिन जब ये इंडिया गठबंधन बना, तो गठबंधन में हम कोई बाधा बन के खड़ा नहीं होना चाहते हैं कि एक हो करके सारे गठबंधन के घटक जो हैं चुनाव लड़ें और बीजेपी को बिहार के सभी 40 सीटों से हराने का काम करें। और इसीलिए हम लोगों ने दर्जन भर सीट का दावा नहीं किया, बल्कि इस बार इसके ऊपर कई बार हम लोगों ने विचार विमर्श किया। इस बार भी हम लोगों ने सचिव मंडल में इस पर विचार किया, जिसमें डी राजा भी आए हुए थे। डी राजा हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने बहस की, और उसके बाद हम लोगों ने 3 सीट का चयन किया। ये 3 सीट पर हम लोग दावा करेंगे कि हम लोगों को दिया जाए, और इससे ज़्यादा सीट हम लोग नहीं मांगेंगे, और इसी पर कोशिश करेंगे कि हमारा तालमेल हो जाए और हम लोग मिल करके लड़ें। लेकिन सर, हम जब चुनाव देखते हैं, जिस तरीके से एक बाईपोलर चुनाव होता जा रहा है पूरे देश भर में, और एक कल्ट फिगर के तौर पर नरेंद्र मोदी उभरे हैं, वैसे में आपसी कन्फ्यूजन, जैसे बेगूसराय का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि बेगूसराय से फिर से आप लोग दावेदारी कर रहे हैं। पिछली बार भी आप लोग वहाँ दावेदार थे, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल भी लड़ी थी, और साथ ही साथ दूसरी तरफ बीजेपी लड़ी और बीजेपी ने वहाँ पर आसान एक जीत हासिल की। आप ऐसा कहा गया कि चूंकि आप का जो एक वोट शेयर है, एक बीजेपी के खिलाफ का जो वोट शेयर है, उसमें जिस तरीके की टूट फूट हुई, उसका फायदा ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी ने उठाया।
कैसे इन सारी चीज़ों को आप लोग हैंडल करेंगे यदि फिर से वैसी ही कोई तस्वीर दिखती है तो? देखिए, फिर से अगर वो इस तरह की तस्वीर दिखती है, जिसकी बात आप संभावना की बात कर रहे हैं, तो संभावना पर हम लोग विचार करते हैं और उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। और हम लोग सालों भर जो है 365 दिन जो है इसके खिलाफ में लड़ते रहे। ऐसा नहीं है कि इस बार जब संभावना आएगी तभी जा कर के लड़ेंगे, सो बात नहीं, हम लड़ते रहे। जैसे अभी भी जो राम प्राण प्रतिष्ठा की बात वहाँ हो रही है, तो यह बिल्कुल राजनीतिक बात है जो वो हो रहा है, जबकि वह सवाल जो है धर्म का है। इसलिए धर्म गुरु जो हैं, चारों शंकराचार्य के, चारों पीठ के जो धर्म गुरु हैं हमारे, चारों शंकराचार्य ने इसका विरोध किया है। और वो सीधे सीधे कहते हैं कि यह राजनीतिक सवाल इस पर नहीं होना। राजनीति और धर्म के घालमेल के हम लोग खिलाफ में हैं। लेकिन मोदी जी वहाँ पर राजनेता होते हुए, देश के प्रधानमंत्री होते हुए, वो धर्म में जा कर के घालमेल कर रहे हैं। और धर्म का जो काम होता है, धार्मिक गुरुओं का, वो काम मोदी जी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में, जिसका विरोध शंकराचार्य ने भी किया। तो इसलिए परिस्थिति जो भी है, इसके खिलाफ हम पहले से भी लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। तो वो संभावना जब होगी तो फिर उसका मुकाबला करेंगे हम लोग। लेकिन सर, इस बीच चूंकि आप राम के और प्राण प्रतिष्ठा की बात आपने छेड़ दी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एक कल्ट फिगर के तौर पर उभरे हैं, चेहरे के तौर पर उभरे हैं, तो आप लोगों के पास उस चेहरे का क्राइसिस नहीं है? देखिए, जहाँ तक क्राइसिस का सवाल है, तो ये हम लोग उस रूप में नहीं देख रहे हैं। हम लोगों के यहाँ जो भी नेता हमारे पास हैं, पिछले दिनों में भी हमारे पास एक से एक नेता होते थे जिनका प्रभाव राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ था। उसमें कमी आई है, उसको हम स्वीकार करते हैं, उसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय नेता तो हमारे पास हैं और वो सक्षम भी हैं, वो लड़ रहे हैं। और हम लोग तो कहे कि हम लोग धर्म के खिलाफ में नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी धर्म के खिलाफ में नहीं है, धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ में है। और चूंकि मोदी जी धर्म को राजनीति के साथ घालमेल कर रहे हैं, मिला जुला रहे हैं, और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ना हम धर्म के खिलाफ में हैं, ना राम के खिलाफ में हैं। वो तो सबके, हमारे आम जनता के ये गुरु हैं, या उनका सम्मान है। हमारा राम को भगवान के रूप में हमारी जनता मानती है, तो हम कैसे उनका विरोध कर सकते हैं? हम नहीं उसका विरोध करते हैं, लेकिन हम धर्म को राजनीति में लाने का विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये काम धर्म का है, धार्मिक गुरुओं का है, वहाँ पर जाकर को वो करें। मगर सर, इस बीच आप भी देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, जिस तरीके से राजनीति में धर्म की एंट्री हुई है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, अब शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे अछूती है जो कि उस तरह के कार्यक्रमों में नहीं जा रही। पहले हो सकता है कि एक दौर में वामपंथी राजनीति जब अपने चरम पर थी तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती थी, मगर अब तो वो रिफ्लेक्शन कम हुआ है। आपकी पार्टी से संबद्ध तब नेता थे, अब कांग्रेस में चले गए हैं। कन्हैया, जो कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे, वो तक जब तस्वीरों में दिखे कि वो दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में घूमते हुए नजर आए, तब भी उसकी खासी आलोचना हुई। तो अब कोई बचा है? और एक मैं स्टेटमेंट किन्हीं बड़े दिग्गज राजनेता का, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जब वो कहते थे कि राजनीति अल्पकालीन धर्म है और धर्म दीर्घकालीन राजनीति, तो इस जगह पर आप लोग कहीं चूक गए? नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह की बात को नहीं मानती है, न उसमें विश्वास करती है। जहाँ तक कन्हैया का सवाल है, तो वह एक घटना घटी, वो सिर्फ उसे घटना के तौर पर देखते, वो एक घटना हुई, इसलिए कि वो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के रूप में उस समय थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में थे। और वो देश भर में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति उन्होंने अर्जित किया, पार्टी का भी नाम उनके साथ रोशन हुआ। लेकिन उसके बाद अपरिपक्व मानसिकता, राजनीतिक रूप से जो कहिए, मार्क्सवाद के प्रति जो कहिए, ये अपरिपक्वता के चलते उनका जो कदम था, हम लोग यही मानते हैं, वो पार्टी से चले गए। जब वो चले गए तो वो चले गए। अब उनका सवाल, वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये उनका मामला है। वो जिस पार्टी में गए उनका मामला, उस पार्टी का मामला है। वो सीपीआई का मामला नहीं रह गया है।
क्या इसको इस तरीके से नहीं देखा जाएगा कि आप लोग एकोमोडेट नहीं कर पाए, एक युवा जिसमें काफ़ी संभावनाएं थी उनको अकोमोडेट नहीं कर पाए आप लोग? नहीं, इस तरह के हम लोग नहीं बड़े देखें। बूढ़ों ने उनको मौका नहीं दिया इस नहीं तरीके नहीं, से? मौका उनको दिया इसलिए कि यहाँ जिंदगी भर कम्युनिस्ट पार्टी का झोरा ढोते हुए, झंडा ढोते हुए भी लोग उस स्तर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिस स्तर पर हमने कन्हैया को पहुंचाया। पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उनको लिया, यह छोटी मोटी बात नहीं है। हम लोग अब 74 साल में प्रवेश कर गए, लेकिन इसके बाद भी अभी तक हम लोग जो है सो नेशनल काउंसिल से ऊपर पहुंचने की बात सोच भी नहीं सकते हैं। वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर तक पहुंचा है, क्या ये छोटी मोटी बात है? और उनको हमने अवसर नहीं दिया, ऐसी बात तो नहीं है, हमने तो उसको अवसर दिया। इसलिए ये सही नहीं है कि हमने उसको माने हमारे जो पुराने नेता हैं, हमारे ऐसे जो बड़े नेता हैं, उन्होंने उनको अवसर नहीं दिया, युवा को हमने तरजीह नहीं दी, युवा को तरजीह देते हुए उस स्तर पर पहुंचाया। इंडिया गठबंधन से लगातार इस तरीके की बातें आती हैं कि कभी नीतीश जी को संयोजक बनाया जाएगा या नीतीश जी प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस होंगे। जैसे अगर लोग पूछें कि आप कौन है प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस आपका, राहुल गांधी को मानते हैं या नीतीश कुमार को मानते हैं, तो आप लोग क्या जवाब होगा? देखिए, ये सवाल है कि हम लोग जल्दबाजी में नहीं, जल्दबाजी नहीं ना, जल्दबाजी उल्दबाजी नहीं होती है। हम लोग सीधा अपने भी यहाँ जब हमारे सदस्य जीत जाते हैं उसके बाद उसका नेता चुनते हैं। हम लोग पहले नेता चुन करके नहीं भेजते हैं कि सीपीआई विधायक दल का नेता कौन होगा, ये नहीं। विधायक जो जीत करके आते हैं उनकी बैठक होती है, वो आपस में बातचीत करके तय होता है कि कौन विधायक दल के नेता होंगे, उसके बाद होता है। तो जब ये चुनाव हो जाएगा लोकसभा का, तो लोकसभा के चुने हुए एमपी अपने नेता का चुनाव करेंगे और जो भी नेता का चुनाव करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा। सर, मगर मैं इसलिए इस बात को आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको 14 से पहले का भी सिनेरियो याद होगा, तब यूपीए 2 था। मनमोहन सिंह को कम से कमतर नेता साबित करते हुए नरेंद्र मोदी एक कल्ट फिगर के तौर पर आए। उसके बाद से लगातार ये बात होती रही है पिछले चुनाव के दौरान भी कि मोदी वर्सेस हु। क्या आपको ये फिर से डिबेट में आप लोग नहीं जाएंगे? देखिए, डिबेट में लाना चाहते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि ये डिबेट जो है ये हम लोगों के नज़र में जो है डिबेट का प्रश्न ही नहीं है ये। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग जिस चीज़ में विश्वास करते हैं कि पहले कैंडिडेट तो बने, चुन करके हम आवें, तब न जा करके हम नेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो सवाल उठेगा। अगर पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोग चेहरा लेकर के गए थे, तेजस्वी यादव को आप लोगों ने अपनी ओर से चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट एक तरीके से घोषित किया था और उस फेस पर आप लोग नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। जी नहीं, ऐसा नहीं है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने, लेफ्ट के लोगों ने या सीपीआई ने कैंडिडेट के रूप में, चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में घोषित करके तब चुनाव लड़ा, ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है। बल्कि उसके बाद जब चुनाव होकर के आया और एक बड़ी पार्टी के रूप में वो आए, तो बड़ी पार्टी के रूप में आए तो फिर भी नीतीश जी ही को ही माना, भाजपा ने भी अपना नेता बनाया, फिर नीतीश जी वहाँ से छोड़ करके चले आए और फिर नीतीश जी को इन लोगों ने भी माना, जबकि बड़ी पार्टी के रूप में थे। राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी थी, फिर भी उन्होंने नीतीश जी को ही बनाया अपना नेता और वो चीफ मिनिस्टर बने। और नीतीश जी ने उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में तेजस्वी यादव को स्वीकार किया। हमारे राज्य के नौजवानों ने, जनता ने चुन करके उनको भेजा, उनको बड़ा नेता तो बने ही गए। वो हमारे मानने न मानने से तो नहीं होता है कुछ। तो पक्का तय कर लिया आप लोगों ने कि 3 सीटों पर दावेदारी छोड़ेंगे नहीं, या अभी भी बातचीत की गुंजाइश है इंडिया के भीतर? देखिए, ये तो जब बैठक होगी इंडिया गठबंधन की इस सवाल को लेकर के, तो यह उसका मुद्दा बनेगा। हम लोगों ने 3 सीट की दावेदारी ये कहते हुए बजाबते नीतीश कुमार से भी, हमारे चीफ जनरल सेक्रेटरी मिले जा करके, तेजस्वी और लालू जी से भी मिले जा करके, और हम लोगों ने अपना दावा उनको पेश कर दिया कि ये है। जब बैठक होगी उसमें बातचीत होगी तो हम लोगों ने ये साफ साफ कहा कि हम लोगों का कई सीट है जहाँ पर कि हम दावा कर सकते थे, दर्जन भर सीट से भी ऊपर हमारा है जहाँ पर दावा, लेकिन हमने
कई बार इस पर मंथन किया, विचार किया, और राज्य सचिवमंडल के इस बैठक में जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे, हमने 3 सीटों का ही चयन किया। जनरल सेक्रेटरी हमारे राष्ट्रीय जो कमेटी है इंडिया गठबंधन की, उसके सदस्य भी हैं, खास करके चुनाव के मामले में और इसका जो है। तो वो जब मौजूद हैं तो वो गए वहाँ, उस नाते भी गए चीफ मिनिस्टर से बात करने के लिए कि वह एक राज्य में आए हुए हैं, तो राज्य के जो प्रधान हैं उनसे मिले जा कर के। यहाँ दूसरा दल जो लालू जी का है, राजद है, उनसे मिले जा कर, दोनों से मिले और दोनों को अपनी दावेदारी पेश की। तब उसमें क्या होगा नहीं होगा ये मामला तो अब उस बैठक में विचारणीय मुद्दा है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। सर, देश की और दुनिया की राजनीति के लिहाज से सीपीआई को एक बड़े दल या पुराने दल के तौर पर देखा जाता है, मगर बिहार के भीतर हम जब देखते हैं तो वो लीडिंग पोजीशन कहीं ना कहीं माले के पास दिखाई पड़ती है। और माले के नेता कुछ एक दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में था तो बोल रहे थे कि उनकी वो चाहते हैं कि लेफ्ट का एक का हो जाए। क्या आप लोग जो इतने सालों तक लेफ्ट की राजनीति की है आप लोगों ने, आपको नहीं लगता कि आपस के विवादों को, मतभेदों को सुलझा करके भी लेफ्ट को एक हो जाना चाहिए? देखिए, लेफ्ट की एकता के लिए सीपीआई लगातार प्रयासरत भी रही है। यह एक घटना है जो पिछले दिनों 2020 में घटी कि सीपीआई-एमएल 12 सीटों पर जीत करके आई। तो उस दौर में जो एक स्थिति थी वो दूसरी स्थिति थी। सीपीआई से तो राजद के लोग बात भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दबाव डाला और हम लोग भी समझ के थे कि हमको राजद से, यहाँ लंबे काल से राजद के साथ हम दोस्ती निभाए। ये सीपीआई-एमएल उसमें पैदा भी नहीं हुआ था जिस समय हमको राजद से ये था। सीपीआई-एमएल एक कहिए कि अंडरग्राउंड संगठन के रूप में काम कर रहा था, आईपीएल के रूप में। तो ये स्थिति थी। तो हम लोगों ने फिर से कहा कि नहीं, हम लोग पहुँचे और हम लोग गए वहाँ पर। और उसके बाद जो भी उन्होंने ये किया, हमको 6 ही सीट नहीं 2 ही सीट से शुरू किया उन्होंने। सीपीआई उसी स्थिति में थी कि 2 सीट से लड़ेगा विधानसभा का चुनाव, लेकिन फिर भी हम लोगों ने स्वीकार किया, जो सीट दिया 6 सीट पर दिया, 6 सीट पर हम लड़े। 6 सीट में हम 2 सीट ही जीत सके और सीपीआई-एम भी 2 सीट पर जीती और 12 सीट जीत गए माले के लोग। माले को अच्छा जनता ने चुना, या राजद का स्ट्रॉन्ग समर्थन उनके पास था जिसके बल पर कि वो 12 सीट जीत करके आए। तो बिहार के इस विधानसभा में जो जीत होता है, विधानसभा में कितने सदस्य हैं, इस नाते वो लेफ्ट में अच्छी खासी स्थिति बना लिए, 1 नंबर की स्थिति पर चले गए। ये बात है। लेकिन इसके चलते हमारे बीच में एकता नहीं है। एकता हमारे पास लंबे काल से है और हम लोग लेफ्ट के लोग एक होकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक होकर के कोनो मूवमेंट करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। अंत में एक सवाल सर, मैं लेफ्ट के अलग अलग साथियों से जब मौके बात करता हूं तो वो राष्ट्रीय जनता दल को कथित तौर पर कभी जातिवादी पार्टी भी कह देते हैं, कभी प्रतिक्रियावादी भी कहते हैं। क्या इन सारे दलों के साथ जिस तरीके से भी आपका लालू प्रसाद और आरजेडी के साथ गठजोड़ है, वैसे में सीपीआई ने अपनी ज़मीन नहीं गंवा दी? देखिए, सीपीआई और लालू जी की राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। सीपीआई की आइडियोलॉजी क्लास स्ट्रगल की आइडियोलॉजी है। एक विशेष परिस्थिति में सीपीआई की आइडियोलॉजी जो है, हम आरजेडी की जो आइडियोलॉजी है, जो कास्ट अप्रोच की आइडियोलॉजी है, कास्ट स्ट्रगल की आइडियोलॉजी है, उसके साथ हम लोगों ने एकता स्थापित करने का प्रयास किया, समझौता करने का प्रयास किया चुनाव के दौरान। हमारी आइडियोलॉजी अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है और दोनों हम लोग एक मंच पर आए, क्योंकि हम उनको डेमोक्रेटिक फोर्स के रूप में देखते हैं और हम लेफ्ट डेमोक्रेटिक और अल्टरनेटिव की बात करते हैं। हमारा कार्यक्रम पार्टी का वही है कि हम वाम जनवादी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की एकता स्थापित करके और देश के अंदर जो है राइट रिएक्शनरी फोर्सेस का जो विकास हो रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे। और उसी के तहत हम लोगों ने ये फैसला किया और पार्टी कांग्रेस से लेकर के हर सम्मेलनों में कि हम देश में इनके खिलाफ लड़ेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर कैसे करेंगे। इसीलिए इंडिया गठबंधन ब्लॉक को बनाने में भी हमारी एक अच्छी खासी भूमिका रही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम यहाँ विजय नारायण मिश्र से बात कर रहे थे, जो सचिव मंडल के सदस्य हैं सीपीआई के।
हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने अभी अपने दल की ओर से उन्होंने दावेदारी 3 सीटों पर प्रस्तुत की है। आगे देखेंगे, जब बड़े नेता मिलेंगे, बैठेंगे, तो उसके बाद जो चीज़ें निकल कर के आएंगी वो उनको या उनके दल को स्वीकार्य होंगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। द जनताना के लिए मैं विष्णु नारायण, पटना से गालिब कलीम के साथ। बहुत धन्यवाद।